नमस्कार, मैं सुरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां लेकर हर रोज सुबह आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। किसान भाइयों, मूंगफली एक ऐसी फसल है जो तिलहन के रूप में अपनी विशेष पहचान रखती है। इसकी खेती करने से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ने के साथ किसान की आर्थिक स्थिति भी सुधरती है। इसी लाभ को देखते हुए प्रदेश के बहुत से किसान भाइयों ने मूंगफली की बुवाई की है। इस फसल की अच्छी बढ़वार हो, इसके लिए आपको मूंगफली की फसल में निराई गुड़ाई, सिंचाई प्रबंधन के साथ कीट रोगों के नियंत्रण पर भी ध्यान देना होगा। आप मूंगफली की फसल में इन कार्यों को कब और कैसे करें, इस बारे में जानते हैं कोटा के डॉक्टर शंकर लाल यादव से। आज अपन मूंगफली फसल के वैज्ञानिक विधि से उत्पादन के बारे में चर्चा करेंगे। मूंगफली की फसल में निराई गुड़ाई करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए कि खरपतवार रहित जो फसल है वो अच्छी पैदावार देती है। खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई सबसे उपयुक्त तरीका है। निराई गुड़ाई के लिए ध्यान रखना चाहिए कि मूंगफली की फसल में तंतु, जिसको पैग कहते हैं, पैगिंग, जब फूल में निषेचन होने के बाद में फूल जब मिट्टी में प्रवेश कर रहा होता है उससे पहले निराई गुड़ाई कर लेनी चाहिए होती है। क्योंकि जब पैगिंग डिस्टर्ब अगर हो जाएगी निराई गुड़ाई से तो फिर वो पैग से दाना नहीं बन पाएगा। तो 30 दिन से पहले निराई गुड़ाई पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लेनी चाहिए। उसके बाद में निराई गुड़ाई नहीं करनी चाहिए। इस समय खेत में ज्यादा खरपतवार उग रहे हैं तो अब निराई गुड़ाई तो करी नहीं जा सकती, न कोई कीटनाशक का स्प्रे किया जा सकता है। तो इस अवस्था में खरपतवार रहित खेत रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए खेत खरपतवारों को हाथ से ही उखाड़ना लाभदायक रहता है। किसान भाइयों, मूंगफली की खेती करने से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ने के साथ किसान की आर्थिक स्थिति भी सुधरती है। इसी लाभ को देखते हुए प्रदेश के बहुत से किसान भाइयों ने मूंगफली की बुआई की है। उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था पर है। इसकी आगे भी अच्छी बढ़वार हो, इसके लिए जरूरी प्रबंधों में सिंचाई के साथ जल निकास की उचित व्यवस्था करनी होगी। बरसात अगर नहीं आ रही है लंबे समय तक तो पानी की आवश्यकता बहुत है। मूंगफली की फसल को रेनफेड करना बहुत मुश्किल है। तो पानी की जो है क्रांतिक अवस्थाओं की अपन चर्चा करें तो एक तो फूल आते समय, फूल आकर जो है जो जिसको तंतु कहते हैं, तंतु जो पैगिंग जिसको कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में बात करते हो, तंतु जो ये जो है ना ये फूल था, ये फूल में क्या हुआ, निषेचन हो गया। निषेचन होने के बाद में जैसे ही निषेचन होता है ये नीचे की तरफ चला जाता है, ये तंतु बन जाता है। फिर ये तंतु ये वाला बन गया। अब ये क्या है, जमीन में जाके और इसी से दाना बनेगा। तो ये इस अवस्था में खेत में नमी रहना आवश्यक है। नमी रहेगी तो ही ये नीचे जमीन में घुस पाएगा। नीचे जमीन में जाने के बाद इसमें दाना बनेगा। उस समय मिट्टी में पानी उपलब्ध रहना आवश्यक है, नहीं तो वो फूल में निषेचन होने के बाद में वो तंतु मिट्टी में प्रवेश ही नहीं करेगा और दाना नहीं बनेगा। और एक दूसरी जो अवस्था है वो दाना पकते समय, उस समय दाना बनते समय भी मिट्टी में पर्याप्त नमी होना चाहिए। मूंगफली की फसल में काला रॉट रोग की पहचान की बात करें तो यह मूंगफली का बीज जनित रोग है। इस बीमारी के लक्षण पौधों के उस भाग पर प्रकट होते हैं जो मिट्टी की सतह से लगा होता है। यह रोग पौधों के आधार को कमजोर कर देती है, जिससे पौधे गिर जाते हैं एवं सूखकर मुरझा जाते हैं। इन प्रभावित पौधों के सूखी सड़न वाले स्थान पर रोगजनक फफूंद की उभरी हुई काली काली रचनाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। इस रोग के कारण मूंगफली की फली और चारे की पैदावार में भारी नुकसान होता है। फसल में रोग के लक्षण दिखाई देने पर मैंकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल का छिड़काव करना चाहिए। मूंगफली के खेत में एक विशेष जो समस्या है वो है काली जड़ की समस्या। काली जड़ की समस्या से बचाव के लिए किसान को ट्राइकोडर्मा 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को लगभग 100 किलोग्राम गोबर के खाद में मिला के छाया में अच्छी तरीके से मिला के छाया में सुखा दें और फिर पूरे खेत में उसको बुरकाव कर देना चाहिए, जिससे वो ट्राइकोडर्मा जो है वो एक फंगस है जो काली जड़ वाली फंगस को नष्ट करती है। तो ट्राइकोडर्मा का उपचार से के प्रयोग से
काली जड़ से निदान पाया जा सकता है। किसान भाइयों, मूंगफली की फसल की एक गंभीर बीमारी है टिक्का। यह फफूंद से होती है। रोग के लक्षण पौधे के पत्तियों के ऊपरी सतह पर धब्बे रूपरेखा में गोलाकार से अनियमित आकार के दिखाई देते हैं। बाद में इन धब्बों की निचली सतह का रंग काला होता है। पौधे धीरे धीरे सूख जाते हैं। अभी मूंगफली की फसल लगभग 40 दिन की अवस्था में है, तो मूंगफली में टिक्का की जो बीमारी है लगभग 40 दिन के बाद ही आती है। टिक्का में क्या होता है, मूंगफली के पत्तों पे धब्बे से हो जाते हैं, तो इनके लिए कार्बेंडाजिम का स्प्रे कर देना चाहिए। ज़्यादा कीटनाशक, कवकनाशक और इन रसायनों का स्प्रे करने से जो वातावरण है और मृदा है उसका बैलेंस, बायोलॉजिकल बैलेंस है, वो गड़बड़ाता है। इससे क्या होता है, फिर जो लाभदायक कीट है, लाभदायक जो फंगस है वो भी नष्ट होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। कटहल का इस्तेमाल फल और सब्जी के लिए किया जाता है, इसलिए इसकी बाजार में मांग अच्छी रहती है और रेट भी अच्छा मिलता है। इसके लाभ को देखते हुए राज्य के जो किसान इसकी बागवानी करना चाहते हैं, वे किसान कैसे करें इसकी उन्नत तकनीक से बागवानी, इसके बारे में बता रहे हैं डॉक्टर संजय पाठक। आप सभी किसान भाइयों को स्वागत करते हैं एवं हम आपको कटहल की खेती के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं जो हम लोगों ने पिछले 20 सालों में शोध करने के उपरांत पाया है। यह देखा गया है कि हमने जितनी भी कटहल की प्रजातियां यहाँ देखी हैं, 2 तरह की प्रजातियां मुख्य रूप से हैं। एक पका के खाने वाली तथा दूसरी जो है हमारे जो सब्जी के रूप में खाते हैं। अधिकतर जो हमारे किसान भाई हैं, परिवार जन हैं, वो अधिकतर सब्जी बनाए खाते हैं, लेकिन वहीं जब हम साउथ इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ पका के खाते हैं। और जब हम प्रजातियों की बात करते हैं मुख्य रूप से, तो हमारे जो प्रजातियां हैं NJ1, NJ3, NG4, ये हमारी वैरायटियां जो हैं सब्जी बना के खाने बहुत अच्छी हैं। और इसमें जो नरेंद्र जैकफ्रूट NJ1 करके प्रजाति जो है सबसे अच्छी पाई गई है। ये लगभग 3.5 से 5 किलो इसका वजन होता है और 2 कुंटल तक इसका उत्पादन है। और NJ6, NJ13, NJ14 ये प्रजातियां जो हैं ये पका के खाने के लिए है। जो हमारे NJ6 प्रजाति है, इसके फल जो है लगभग 16 किलो, देखा गया है कि 8 से 16 किलो के बीच में जो बड़ा साइज है 16 किलो तक है, और 8 किलो से 16 किलो के बीच में सभी प्रजातियां हैं। और उत्पादन ही बहुत अच्छा है। तो उत्पादन की दृष्टि देखा जाए तो 800 से 1000 कुंटल तक जो है इसमें फलत आता है। और इसको हम सब्जी की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन पका के खाने के लिए ये प्रजाति बहुत अच्छी है। इसमें जो उसका कोआ है थोड़ा ऑरेंज कलर का, थोड़ा सा लालपन लिए हुए होता है और एक बड़ा बहुत अच्छा सुवास होता है, खाने में बहुत अच्छी महक आती है। दूसरी बात, इसमें जो लगाने की जो बात है, उसमें अगर उसीली मिट्टी उसमें न लगाएं, अच्छी मिट्टी में चलता है। और थोड़ा भी अगर सॉइल जो है जिसमें साल्ट ज़्यादा है, क्षार ज़्यादा है, तो उसमें जो है लगभग 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा गड्ढा खोदें। खोदने के उपरांत उसमें जो है 3 से 4 टोकरी गोबर की खाद और थोड़ा सा बालू जरूर मिलाएं। अगर चिकनी मिट्टी है तो, बलवट मिट्टी है तो कोई जरूरत नहीं है। और उसको 1 से 2 ये लगभग 1.5 फीट ऊंचाई तक भरें। और भरने के बाद जब 2-3 बार पानी उसमें बरस के गड्ढा बैठ जाए तो उसमें उसका पौधरोपण करना चाहिए। किसान भाइयों, वही पौधे सही तरीके से लगते हैं जिनकी रुपाई के लिए गड्ढे पहले से यानी गर्मी के मौसम में खोदे जाते हैं। अगर आपने किसी कारण गर्मी में गड्ढा की खुदाई नहीं की है और आपको रोपाई करनी है, तो अभी भी गड्ढा खुदाई करके 8 से 10 दिन के लिए छोड़ दें और जरूरी खाद, उर्वरक और कीटनाशी मिलाकर गड्ढे की भराई कर दें और अच्छी बरसात हो जाने के बाद पौधों की रोपाई करें। पौधरोपण में ध्यान रखें, कभी भी तने के पास पानी न लगे। और पौधा बड़ा हो उसके बावजूद भी अगर 20 साल का पौधा, उसको भी पानी से बचाएं ताकि सीधे पानी उसमें न लगने पाए। ये विशेष ध्यान देने की बात है। तो हमारी जितनी प्रजातियां हैं, अगर आप बीजू लगाते हैं तो 8 साल फलता है, लेकिन जो कलमी पौधे हैं ये लगभग 4थे से 5वें साल में फलना चालू कर देते हैं। शुरू में मेल फूल इसमें भी आएंगे और बाद में 1 से 2 साल बाद जो है फीमेल फूल आएंगे, तब आपका फल टिकता है। अगर देखा जाए तो कटहल के उत्पादन में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, कई किसान भाई हमारे बोलते हैं कि हमारे कटहल में जो है फूल आ रहा है और झड़ जाता है। तो हम उनको बताना चाहते हैं कि इसमें 2 तरह के फूल आते हैं। 2 कटहल जो दिखाई पड़ते 2 तरह के हैं।
एक पतली टहनियों में निकलते हैं और दूसरा जो मोटी मोटी डालों में या मोटा जो ट्रंक है उस पर आते हैं। तो जो ऊपर टहनियों में कटहल दिखाई पड़ते हैं वो चिकने थोड़े होते हैं और वो शुरू के लगभग 2-3 साल तक निकलेंगे, उसके बाद वो गिरते रहते हैं। तो किसान भाई सोचते हैं कि हमारा कटहल टिक नहीं रहा, तो मेल फूल हमेशा गिरेगा। और जब मोटी टहनियों फल आएगा जो ऊपर थोड़ा खुरदुरा होता है वो टिकेगा। तो किसान भाई उससे कभी परेशान ना हो कि जब शुरू में मेल फूल आता है और 1-2 साल बाद फीमेल आएगा उसमें टिकेगा। फल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि जो पतली जो नई नई शाखाएं होती हैं उनको लगभग 1/4 भाग उनको काट के, और सबसे अच्छा तरीका इसको मेंटेन करने का बकरी वाले होते हैं, भेड़ वाले होते हैं, जानवरों को खिलाने वाले होते हैं, तो हंसिया बांध के डंडे में उसको थोड़ा थोड़ा कटवा के, तो उसका एक तो बिना पैसे में छटाई हो जाएगी और जानवरों के खाने के लिए पत्तियां मिल जाएंगी। तो ये बहुत अच्छा काम है। जब उसकी कटहल की तुड़ाई कर लें तो उसके तुरंत बाद जो है उसकी 1/4 जो नई शाखाएं हैं उनको काटने के बाद उसमें जो है यूरिया का छिड़काव जरूर करें। यूरिया या जो आपकी गोबर की खाद है, लगभग 4 से 5 टोकरी जो है, अगर नया पौधा है और बड़ा पौधा है तो लगभग 1 कुंटल गोबर की खाद जो है उसके कैनोपी में डाल देते हैं और वो लगभग 1 से 1.5 मीटर की दूरी पे, मुख्य तना जो होता है उससे कुछ दूरी पे, 1.5 से 1.5 मीटर की दूरी पे डालते हैं। और कभी भी जो आप पौधा है उसके पास ऊंचा रखें, तने के पास, क्योंकि केला, ये पपीता हो गया, आपका जैकफ्रूट हो गया, अगर तने के पास पानी लगेगा तो पौधा आपका मरेगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सचमुच पौधा है, पानी लगा नहीं कि पौधा मरा, और इसका उत्पादन भी प्रभावित होता है। तो विशेष जो ध्यान देने की बात है कि इसके पौधे को ऐसी जगह लगाएं जहां की पौधा ऊंचाई पर हो। साल प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कोरोना के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसान भाई सरकार की सलाह का सख्ती से पालन करें और स्वयं की उचित देखभाल, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोने तथा एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। मूंगफली की फसल में बादल छाए रहने के कारण टिक्का रोग के फैलने की संभावना है। इस रोग में पत्तियों पर मटियाले रंग के गहरे भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए रोग के लक्षण दिखाई देते ही बावेस्टिन आधा ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल का छिड़काव करें। ग्वार में सफेद मक्खी नियंत्रण के लिए थाइमिथोजेम 25 WG 0.3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। वर्षाकालीन कद्दू वर्गीय फसलें जैसे करेला, खीरा, लौकी, कद्दू, तुरई आदि का बुआई करने का समय है। बीजों को कार्बेंडाजिम 50 WP 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से उपचारित करें। सफेद लट के रोकथाम के लिए इमिडाक्लोरोपिड 17.8 SL 300 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 80 से 100 किलोग्राम मिट्टी के साथ मिलाकर खेत में भुरकाव करके सिंचाई देवें। पपीते की पौध की रुपाई करने का यह उचित समय है। गड्ढे में रुपाई के पूर्व 10 किलोग्राम अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद 300 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट मिला देवें। स्वस्थ, ओजस्वी एवं निमिटोड रहित पौधे काम में लेवें। पालतू जानवरों जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़ इत्यादि को सीधी वर्षा से बचाव के समुचित उपाय करें एवं उनके रहने के स्थल पर पानी इकट्ठा न होने देवें तथा बिछावन को सूखा रखें। रोगों से बचाव हेतु टीकाकरण करावें। पशु के नाक में पानी आना, बुखार इत्यादि होने पर निकट के पशु चिकित्सक से तुरंत इलाज करावें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम जखेर, जिला करौली के किसान सारस्वत राठौड़ ने। आप पशुओं में घाव की समस्या के निदान के बारे में जानकारी चाहते हैं तो सारस्वत जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश।
किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे कि बरसात के समय या वर्षा ऋतु के समय जानवरों में जो चोट लग जाती हैं, जो घाव हो जाते हैं, उसकी रोकथाम कैसे करें और हम चोट लगने से कैसे उन्हें बचाएं एवं हम उनका कैसे प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। बरसात के समय पे चोट लगने पर बहुत जल्दी ही उसमें मक्खी का इन्फेक्शन लग जाता है, मक्खी अपने अंडे रख देती है और जहाँ पर विशेषतः जहाँ पर जानवर चाट नहीं पाता, अपने आप को चाट नहीं पाता, उस जगह पर वहाँ मैगट पड़ जाते हैं या क्या है कि मक्खी के लार्वे पड़ जाते हैं और फिर वहाँ घाव बढ़ता ही जाता है और अगर इलाज ना हो स्थिति हो और अगर मान लीजिए कि चोट सर में है तो जानवर की मृत्यु होना भी संभव है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो हम ये करें कि जो चंचल पशु हैं, जो झुंड में एक जानवर दूसरे जानवर को जो चंचल पशु है वो मारते हैं, तो ऐसे पशुओं को हम अलग कर दें। दूसरी बात, हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमारे खुद के बाड़े में कहीं कोई ऐसी नुकीली वस्तु या कोई ऐसा कोई एंगल निकला हुआ या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिस कारण से जानवर को चोट लग सकती हो। अगर ऐसी चीज़ कोई है तो अपन या तो उसे घिस दें या फिर अपन उसको बिल्कुल वहाँ से कोई कील वगैरह है तो उसको निकाल दें। इसके अलावा किसान भाइयों, जो आपका जो फर्श है, फर्श में भी आप देखें कि फर्श इतना चिकना भी ना हो कि जानवर फिसल जाए और इतना उसमें खुरदुरापन हो कि जानवर आराम से उस पर चल सके। और दूसरी बात है, वो उसमें कोई ऐसी नुकीली वस्तु, कोई गिट्टी, कोई कंकड़, कोई पत्थर ऐसा नहीं रहे कि जानवर बैठते समय चोटिल हो जाए और उस वहाँ पर घाव निर्मित हो जाए। तो इससे जानवर क्या है, जो चिड़चिड़ापन है जानवर के अंदर, चिड़चिड़ापन आ जाता है। जानवर भागता है इधर उधर, आप देखेंगे पूंछ हिलाता है बार बार, अपने खाने पे भोजन पे वो उतना समय ध्यान नहीं दे पाता जितना कि देना चाहिए था। किसान भाइयों, अगर किसी पशु को घाव हो गया है और उसमें कीड़े पड़ गए हैं तो आप कैसे करें उसका उपचार, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है। जो अगर घाव कहीं बन जाते हैं और जानवर, कई स्थान जानवर में ऐसे हैं जहां वो ना तो खुजा सकता है और ना ही चाट सकता है। जैसे मान लीजिए सींग की गहराइयों में कहीं कोई सींग मुड़ा हुआ है और मुड़ने के कारण वहीं लग के उसको वहीं कहीं छोटा सा घाव हो गया है जहाँ पे मैगट पड़ रहे हैं, तो वो निरंतर होता रहेगा अगर आप उसके कारण को दूर नहीं कर देंगे। आप वो जो सींग की नोक है उसको आगे से काट सकते हैं, वायर की मदद से आप उसको काट दीजिए और वहाँ जो घाव हो गया है उस घाव को आप अपने यहाँ इजीली तौर पे उपलब्ध तारपीन का जो तेल होता है वो लगभग सभी जगह मिल जाता है। तारपीन का तेल डालते ही उसके जो कीड़े रहेंगे, गौज बना के आप उसमें तारपीन का तेल भर दीजिए और उस घाव के अंदर के 5-7 मिनट के बाद आप देखिए कि कीड़े बाहर आते जा रहे हैं। आप एक चिमटी की मदद से सारे कीड़ों को एक एक करके निकाल दीजिए और तब तक, जब तक कि आश्वस्त ना हो जाए कि अब एक कीड़ा भी अंदर नहीं है, तब तक उस घाव को कभी भी बांधिएगा मत, क्योंकि अगर घाव बांध दिया तो कीड़े के पास बाहर आने की जगह नहीं रहेगी और वो अंदर ही प्रवेश करेगा उसमें, और ज़्यादा अंदर प्रवेश, क्योंकि ये जो मक्खी का लार्वा होता है ये मांस खाने वाले होते हैं। ये मांस को अंदर ही अंदर खाते जाते हैं और अंदर से अंदर वो घाव अंदर खोखला और गहरा होता जाता है और एक इस निश्चित अवस्था में जाने के बाद फिर का कोई इलाज रह नहीं जाता है। जो हमारा मल्टी डोज आइवरमेक्टिन है और डोरामेक्टिन है, इसको एंटी मैगट की तरह बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। और सफाई करने के बाद उपरांत आपको घाव को कॉटराइज करना, यानी कि उसकी जो अंदर की स्किन है, स्किन को हमें साफ करना है अच्छे से, जिससे कि उसमें नया टिश्यू, नया ऊतक उसमें दोबारा जनरेट हो सके, जिससे कि वो घाव पूरी तरीके से भर जाए। इलाज के बाद हम पुबडिनाइडिन, जो सबसे ज़्यादा कारगर है इसमें, और सफाई करने के लिए, कॉटराइज करने के लिए हम पोटेशियम परमैंगनेट या कॉपर सल्फेट दोनों को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके आसपास के आवास की, आपको जो आसपास के मक्खी के लार्वा ना पड़े, बाकी मच्छर के लार्वा ना पनपे, तो इसमें भी आप जो आसपास कुंड, आपके जो पानी के जो जलाशय भरे हुए हैं, उनमें आप कॉपर सल्फेट डाल सकते हैं, जिससे उनमें मक्खी के लार्वा वगैरह सबकी मृत्यु हो जाएगी। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताई हुई छोटी छोटी जानकारियों से आप लोग लाभान्वित होंगे
और पशुओं में होने वाले घावों से आप उनका जल्दी उपचार कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पशु को आप खुश रखेंगे और उससे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले पाएंगे। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।